आज से शुरू करते हैं अध्ययन की एक नई श्रृंखला को। पहली कड़ी में आज जानेंगे हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विषय में, लेकिन उससे पूर्व हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं संविधान के बारे में, जिससे चीज़ों को जानने और समझने में आसानी हो। संविधान देश के सभी कानूनों का जन्मदाता अर्थात जनक होता है तथा भारतीय संविधान के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका भी मतलब संविधान से ही अपने जो अधिकार होते हैं उन्हें प्राप्त करते हैं। अर्थात जो शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग हैं वे किस प्रकार से अपनी गतिविधियों का संचालन करेंगे, ये भी उन्हें संविधान से ही प्राप्त होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले संविधान की। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया 1946 में, उसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ और फिर उसके तहत एक संविधान का निर्माण हुआ जो कि 1946 से लेकर 1949 तक चला। इस जो संविधान सभा बनी इसकी शुरुआत हुई नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। फिर इस पे काफ़ी बहस हुई, फिर वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यहाँ ये बातें करने का मकसद ये है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको दरअसल में उसको जो कहा जाता है, नेहरू जी ने उस समय कहा कि ये स्वाधीनता का खजाना है, ये स्वाधीनता की उद्घोषणा है। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें समस्त संविधान की गतिविधियों को प्रस्तावित किया गया और वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो हम ध्यान रखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित 13 दिसंबर 1946 को हुआ, किंतु 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं रहना है, कन्फ्यूज नहीं करना है खुद को। और फिर अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। यहाँ एक बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जो प्रस्तावना प्रारूप है वो अमेरिका से लिया गया है। जैसे हमने अपने संविधान में अगर प्रस्तावना को शामिल किया है तो ये जो प्रारूप है हमने अमेरिका से कॉपी की हुई है। ठीक है, और जो उसके शब्द हैं, जो संविधान के शब्द हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द हैं कि हम भारत के लोग, ये इसको हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो चलिए अब फिर बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। और प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, जो कि संपूर्ण संविधान का सार है। कह सकते हैं कि संविधान का जो दर्शन है, संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान की जो बातें हैं, जो 395 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों 4 परिशिष्टियों में जो विभक्त हैं, उन संपूर्ण चीज़ों को, संपूर्ण तथ्यों को, संपूर्ण भावना को, संविधान की संपूर्ण भावना को जो संविधान की प्रस्तावना है वो उस प्रस्तावना में ही सब कुछ समेट दिया गया है। हमारे संविधानविदों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि उन्होंने संविधान की संपूर्ण भावना को उद्देशिका में ही समाविष्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब व्याख्या करेंगे, हम आज विश्लेषण करेंगे संविधान की प्रस्तावना की। तो चलिए इस पे अब बात कर लेते हैं। संविधान हमारा शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जब बात की जाती है हम भारत के लोग भारत को वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो इससे पता चलता है कि जो भारतीय संविधान का स्रोत है, जो उसकी निर्मात्री है, जो उसका निर्माता है, वो भारतीय जनता ही है। ठीक है, और फिर इसका अंत होता है, पहले बात कर लेते हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया है और भारतीयों ने उसे स्वयं उसे स्वीकार कर किया गया है, ये किसी के द्वारा थोपा नहीं गया है। ठीक है,
आगे अब बात करेंगे हम किस तरह से किन किन शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, शब्द आते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात कि भारत है वो संपूर्ण संप्रभुता को स्वयं में धारित किए हुए है। ये किसी अन्य कंपनी जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चाहे ताज का शासन था, हम किसी दूसरे के अधीन नहीं हैं। हम अपने मतलब भारतीय जो जनता है, जो भारत है, वो अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में स्वयं की सत्ता को धरे हुए है, स्वयं की सत्ता को धारण किए हुए है, वो किसी के अधीन नहीं है। ठीक, फिर बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। बात आती है समाजवाद की, और समाजवाद इस तथ्य को मतलब इस उद्गार को व्यक्त करता है कि जो भारतीय संविधान है वो किन मिश्रित, जैसे समाजवाद दो तरह का होता है, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है मार्क्सवादी समाजवाद। तो चूंकि जो मार्क्सवादी समाजवाद होता है उसी को साम्यवादी समाजवाद कहते हैं, जिनमें दूसरी तरह की व्यवस्था है, और जो हमारी समाजवादी व्यवस्था है ये लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है, जिसमें सब कुछ जनतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। यहाँ यह भी बताते चलें जो समाजवादी शब्द है ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में शामिल किया गया। इसके पूर्व में यह शब्द नहीं थे, चूँकि भारतीय संविधानविदों ने इन्हें इस शब्द को प्रस्तावना में समाहित तो नहीं किया था, किंतु ये भावना थी संविधान में, ये भावना थी समाजवाद की, लोक कल्याणकारी राज्य की, किंतु उसे शब्द मिला 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम। इसके बाद शब्द आते हैं पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष से आशय है कि जो भारत राज्य है उसका अपना कोई पंथ नहीं है, वो सभी धर्मों को, सभी पंथों को समान प्रश्रय देगा। और यहाँ जैसे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो ये शब्द निहित हैं उसका तात्पर्यवश ये है कि जो पंथ शब्द है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, उसमें अगर राष्ट्र उसे धारण करता है तो फिर वो संकुचित मानसिकता होगी। ठीक है, फिर बात आती है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक से आशय यह है कि जनता द्वारा ही शक्ति का प्रयोग होगा, शासन का संचालन बहुमत द्वारा होगा, जो जनता जिसे चुनेगी शासन वही करेगा। तो अर्थात सब कुछ जनता के मन पे आधारित है, जनता के हाथों में शक्ति केंद्रित है, यह किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं है। लोकतांत्रिक शब्द का यही आशय है। फिर आती है बात गणराज्य की। गणराज्य का तात्पर्य है कि जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा, जैसे हमारे वहाँ राष्ट्रपति हैं, वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होंगे। जब राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है तो उसे हम कहते हैं गणराज्य, जो कि हमारे वहाँ 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब से हम एक गणराज्य के रूप में विश्व के सम्मुख आए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, विश्लेषण कर लेते हैं हम। कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो ये शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यह दर्शाते हैं कि जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से परिचित थे कि
जो सच्चा लोकतंत्र है, जो वास्तविक लोकतंत्र है, उसकी स्थापना के लिए जो न्याय है वो सार्वभौमिक तत्व है। वो भी न्याय 3 स्तरों पर, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ठीक है, तो जो सामाजिक न्याय है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो सामाजिक न्याय है वो मतलब मानव और मानव के बीच, आपस में नागरिकों के बीच जाति, वर्ण इत्यादि के आधार पर जब सबको भेदभाव न हो और सबको उन्नति का जब समान अवसर उपलब्ध हो, तो उसे सामाजिक न्याय की कहेंगे हम। और राज्य का यह दायित्व है कि वो दायित्व है, कह सकते हैं कर्तव्य है, कि वो दुर्बल और जो वंचित व्यक्ति हैं, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, उनका शोषण न होने दे और उनके विकास के लिए अपने शासन व्यवस्था में उनके लिए नए तरीके का नए अवधारणाएं लाए, उनके विकास के लिए कार्य करे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्तर पर। आर्थिक स्तर पर न्याय का तात्पर्य है कि जो उत्पादन के साधन हो, सरकार उनका मतलब न्यायोचित वितरण करे, यानी मतलब धन, जो संपदा है, जो संपत्ति है, उसका केंद्रीकरण न हो और संपदा का वितरण इस तरह से हो कि जो कहा जाता है जो सामूहिक हित की अवधारणा होती है, जो सामूहिक हित है वो सबके लिए एक समान रूप से साधित हो, सब जो सामूहिक हित है वो साध जाए, ताकि उसे लोग सभी उसे साध सकें। ठीक है, फिर आती है बात राजनीतिक न्याय की। तो राजनीतिक न्याय का मतलब है कि जो समस्त भारतीय जनता है, जो नागरिक है, वो समान रूप से नागरिक और उन्हें मतलब समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। नागरिक और राजनीतिक अधिकार दोनों समान रूप से जब प्राप्त रहेंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी पुष्ट होगी। ठीक है, प्रस्तावना में ये जो 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये जो 3 शब्द हैं वो एक साथ हमें लोक कल्याणकारी राज्य के तरफ अग्रसर करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की बात आती है, जिसमें स्वतंत्रता का आशय है 2 तरीके से है, नागरिक स्वतंत्रता भी हो। स्वतंत्रता से आशय है नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो नागरिक स्वतंत्रता में है कि उन्हें वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, वो भाषण दे सकें, विचार अभिव्यक्ति की हो, विश्वास की हो, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो। वहीं जब राजनीतिक, जो एक दूसरा परिप्रेक्ष्य है, जब राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वहाँ उसका आशय है कि वो मतदान दे सके, खुद निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवारी कर सके, या सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की दावेदारी करे, अथवा यहाँ तक कि सरकार की आलोचना का भी अधिकार है। तो वो ये जो अधिकार हैं, ये जो शासन द्वारा, प्रशासन, संविधान द्वारा हमें प्राप्त हैं, वे राजनीतिक और नागरिक दोनों तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है समानता की। वो भी समानता 2 स्तरों पर। समानता का मतलब कि जो समुचित विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए, किसी के बीच कोई भेदभाव ना हो, हम सबको समान रूप से अवसर प्राप्त हों सरकार में भागीदारी के लिए, किसी भी प्रकार के। हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में मौलिक अधिकारों में, तो बात करेंगे कि कैसे वर्ण, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कैसे किस तरह से नौकरियों में सबको समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह के किसी महिला पुरुष का भेदभाव नहीं होगा। फिर इस तरह से जो सामाजिक समानता की बात की गई है वो इसलिए भी की गई है कि पहले जो था, जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, तो उस समय कुछ लोगों को उपाधियां दी जाती थी, किसी को सर की उपाधि, किसी को नाइटहुड की उपाधि। इस तरह की जो उपाधियां थी वो सामाजिक विभेद को जन्म देती थी। इसलिए हमारे संविधानविदों ने समानता के द्वारा, ये जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है, समता, अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए
तो जो समता शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है, जो इस तरह की धारणा को पोषित करता है कि सबको समाज में समान अवसर उपलब्ध हों। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, आते हैं शब्द की अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। जब बंधुता की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि जब राज्य व्यक्ति के प्रतिष्ठा का है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, जब राज्य व्यक्ति के प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की रक्षा करेगा तो जो व्यक्ति हैं वो उनकी आपस में भाईचारे की भावना बढ़ेगी, वे आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे जो राष्ट्रीय एकता है वो बनी रहेगी और भारत राज्य सुदृढ़ होगा। इस तरह से जो संविधान के जो शब्द हैं, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता में जैसे देखिए कि क्षेत्रवाद भाषावाद इस तरह के विचारों के बावजूद जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, अनेक विविधताओं के होने के बावजूद हम सभी एक बंधन में बंधे हुए हैं स्वेच्छा से। कोई हमारे ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, हम किसी के अधीन नहीं हैं, सब कुछ स्वतः हम अपने ही संविधान द्वारा स्वयं को संचालित कर रहे हैं, स्वयं शासन में भागीदारी ले रहे हैं, स्वयं ही अपने निर्माता हैं, अपने सृष्टा हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं संविधान के, वो एक तरह से देखें तो जैसे जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना है, ये तीनों स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा है। फ्रांसीसी क्रांति में ये तीनों बातें की गई हैं, भारतीय संविधान में ये तीनों बातें समाहित की गई। फिर वो बात की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई अमेरिकी संविधान द्वारा। इस तरह से संविधान के विश्लेषण पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान को कितने सुंदर रूप से, उसके समस्त दर्शन को कितने कम शब्दों में, कितनी आसानी से मतलब संपूर्ण चीज़ को व्याख्यायित कर देती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल पर बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।